नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। कंटिन्यू ज्योग्राफी के अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम अब आपके बहुत करीब आता जा रहा है। तो जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन कर लीजिए। बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही सिर्फ मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको। चलिए, तो आज ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज या आपका भूजल संसाधन जिसको कहते हैं। तो आपको पता होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि हमारी जो धरती है उसमें 70% जो है पानी है, ठीक। परंतु अलवणीय जल यानी जिसको हम पी सकते हैं वो सिर्फ 3% ही है, जिसको फ्रेश वाटर बोला जाता है। और भारत में आपको पता विश्व के धरातल का कितने परसेंट क्षेत्र है? वर्ल्ड की 2.45% जो है लैंड भारत में है। और जल संसाधनों का 4% और जनसंख्या का 16% भाग पाया जाता है। कहीं कहीं आपको 17.5% भी दिखेगा। तो आपको ये टू द पॉइंट चीज़ें याद रखनी है। धरातली जल संसाधनों में अगर बात करें तो धरातली जल के 4 मुख्य स्रोत हैं भाई। ग्राउंड वाटर की बात करें अगर तो सरफेस वाटर के 4 सोर्सेज। एक तो रिवर्स हो गई, नदियाँ, झीलें यानी लेक, पॉन्ड्स यानी तलैया और तालाब। देश में कुल नदियां तथा उन सहायक नदियों जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है 10,360 नदियां हैं। आप समझ सकते हो कितने ह्यूज अमाउंट में रिवर्स है इंडिया में। और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज यानी भौम जल संसाधन की अगर बात करें तो उत्तर पश्चिमी प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ भागों के नदी बेसिनों में भौम जल उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है। यानी ग्राउंड वाटर का जो यूज़ है वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ज़्यादा है, ठीक। भारत की समुद्र तट रेखा की बात करें तो काफ़ी विशाल है। आपको पता है, हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। और कुछ राज्यों में समुद्र तट बहुत दंतुरित यानी इंडेंटेड है। इसी कारण आप देखेंगे बहुत सी लैगून और झीलें जो हैं वो बन भी गई हैं काफ़ी। केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इन लैगूनों और झीलों में बड़े धरातली जल संसाधन पाए जाते हैं। वहीं धरातली और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग जो है वो कृषि में ही होता है। सबसे ज़्यादा जो हम सरफेस और ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। यानी 89% ऑफ सरफेस वाटर एंड 92% ऑफ ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं हम लोग। धरातली जल का 89%, भूमि जल का 92%। जबकि औद्योगिक सेक्टर में आप देखें अगर तो सतह जल बहुत कम ही यूज़ है। भाई फ्रेश वाटर का काम ही क्या है इंडस्ट्रीज़ में, कैसा भी पानी हो, है ना। और भौम जल का 5% भाग यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज में। तो आपसे ऐसे सवाल पूछ सकता है कहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है फ्रेश ग्राउंड वाटर का, तो एग्रीकल्चर में। वहीं आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नीवल बोए गए क्षेत्र जो है यानी जो आपके नेट शोन एरिया है उसमें 85% भाग सिंचाई के अंतर्गत आता है। और वहीं भारत अभी तक विश्व में भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता रहा है, जो वैश्विक जल निकासी में 25% हिस्सेदारी रखता है। और भारत के शहरों में जल आपूर्ति 45% भूजल से ही होती है। यानी 45% जो वाटर सप्लाई है सिटीज़ में वो ग्राउंड वाटर से ही होती है। और विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में ही आता है। यानी इंडिया हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन द वर्ल्ड। और नलकूपों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। यानी जो ट्यूबवेल्स हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? यूपी में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल देखने को मिलेंगे। फिर बात आती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, वर्षा जल संग्रहण की। तो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई हैं। पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं। यानी जो हिल और माउंटेनियस रीजन होता है, पीपल बिल्ड डाइवर्जन चैनल्स लाइक द गल्स एंड कुल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज फॉर एग्रीकल्चर। भाई जैसे ही रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, पानी छत पे आएगा वो एक जगह क्या होगा, इकट्ठा होता जाएगा। ये सब हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है राजस्थान वगैरह में चलता है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों, इसमें खेतों में जो वर्षा जल है वो एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके ना, मृदा जो है मिट्टी उसको स्टोर कर सके और संरक्षित जल के खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण है, बहुत अच्छे। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। अराइड एंड सेमी अराइड रीजन एग्रीकल्चर फील्ड वर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज। जितनी भी एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें पानी स्टोर करेंगे, इस तरह से उसको बनाया जाता है, ठीक है। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र जो विशेषकर बीकानेर, फालोदी और बाड़मेर है उसमें लगभग हर घर में पानी जो पीने का पानी है वो संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाँका हुआ करते, जो टाँका है वो हुआ करते थे वहाँ पे। और इसका आकार जो है एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा
और 2.44 मीटर चौड़ा टाका भी दिखता है। टाका यह सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। मतलब एक तरह से पानी स्टोर करने का सिस्टम है ये, जो राजस्थान और सेमी एराइड रीजन है वहाँ पे इसको बनाते हैं। फिर ऐसे ही आप देखेंगे मेघालय की जो राजधानी शिलोंग, उसमें छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए क्योंकि चेरापूंजी मौसम आपको पता है विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और शिलोंग से 55 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। ये शहर पीने के जल की कमी को गंभीर समस्या का सामना करता है, इसलिए रेन वाटर जो है रूफटॉप में उसको स्टोर कर लेता है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहाँ चलती है भाई? बैम्बू ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। मेघालय में नदियों और झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि चलती है ये। तो मेघालय में चलती है बैम्बू ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। और तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है, यहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। कहाँ पे? तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच वॉज मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपलसरी टू ऑल द हाउस अक्रॉस द स्टेट, है ना। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आता है इरीगेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। जो भारतीय सिंचाई परियोजना वो 3 वर्गों में विभाजित है। एक नंबर पे आती है लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की जितनी सिंचाई है वो सब आ जाती है 2000 हेक्टेयर से कम, है ना। जैसे कुआं, नलकूप, डीजल पंप सेट और तालाब, ड्रिप, इन सब के द्वारा करते हैं इसकी। और 62% आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। देश में सिंचित क्षेत्र के जो संवर्धन की दिशा में लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए जून 2010 में राष्ट्रीय लघु सूक्ष्म सिंचाई मिशन की भी शुरुआत करी गई। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या होता है? जिसमें 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक की क्षेत्र की सिंचाई होती है। वृहद सिंचाई परियोजना यानी मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, इसमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की सिंचाई करी जाती है। ठीक है, बड़े बांध बनाए जाते हैं इसमें। अब देखिए रीज़न क्या है इरिगेशन की ज़रूरत पड़ने की भारत में, क्यों सिंचाई की आवश्यकता होती है? पहली चीज़ मानसून की अनिश्चितता। आप देखते हो कभी मानसून डिले हो जाता है, कभी मानसून जो होता है ब्रेक हो जाता है, तो ये भी कारण है। वर्षा भी अनियमित होती है, इरेगुलरिटी होती है, वर्षा का असमान वितरण है। आप देखेंगे पश्चिमी यूपी में जो है वर्षा क्या है, कम है, और पूर्वी यूपी में वर्षा ज़्यादा है, तो असमान वितरण। मानसून अंतराल, वर्षा ऋतु की सीमित अवधि और वर्षा का मूसलाधार स्वरूप, तो ये सब कारण है। विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक आप देखेंगे गंगा नहर है। इसका निर्माण 1927 में बीकानेर के तत्कालीन महाराज श्री गंग नहर है, माफ़ कीजिएगा, गंग सिंह ने कराया था। और ये नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई है। कौन सी नहर? गंग नहर। अब इसके बाद भारत में प्रमुख नहरों की कुछ सूची हैं। जैसे शारदा नहर की बात करें, शारदा कैनाल उत्तर प्रदेश में है। ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में पड़ेगी। और जमानिया नहर उत्तर प्रदेश में है। देवकली नहर भी उत्तर प्रदेश में है। और आइसले नहर तमिलनाडु में है। कलंगारियाण नदी तमिलनाडु। बसवराजेश्वरी कैंप कर्नाटक। पश्चिमी तट नहर या राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या थी केरल में है ये। अनूपगढ़ नहर की बात करें तो ये राजस्थान में पड़ जाएगी। नर्मदा आपका गुजरात राजस्थान। कोनोली नहर की बात करें केरल। तेलुगु गंगा परियोजना आंध्र प्रदेश। हांड्री नीवा आंध्र प्रदेश। केसी नहर आंध्र प्रदेश। निचली भवानी परियोजना नहर तमिलनाडु। फिर ऊपरी गंगा नहर की बात करें उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में पड़ेगी आपकी। निचली गंगा नहर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। आगरा नहर उत्तर प्रदेश हरियाणा राजस्थान में पड़ेगी। कर्मनाशा नहर की बात करें बिहार हो जाएगा। दुर्गावती नहर भी बिहार हो गया। ताजेवाला नहर हरियाणा। और तनसोट कोल जम्मू कश्मीर। और कंबरजुआ नहर गोवा। साउंडेन कट महाराष्ट्र। कावेरी वैगई लिंग नहर की बात करें केरल कर्नाटक तमिलनाडु में पड़ेगी। त्रिवेंद्रम सोरानूर नहर केरल में पड़ जाएगी। और तमीरा बरानी नाम्बियार लिंग नहर केरल कर्नाटक हो जाएगा। काकत्या नहर तेलंगाना। कुट्टे कोल की बात करें जम्मू कश्मीर। नालामार या मारा नहर जम्मू कश्मीर। सेठ समुद्रम शिपिंग नहर तमिलनाडु केरल। इंदिरा गांधी नहर सुल्तानपुर पंजाब राजस्थान। बकिंगम नहर की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, ये कैनाल्स हैं जिनको नहर भी आप कह सकते हो, सेम ही नाम है हिंदी इंग्लिश में। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। जैसे पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर मैथोन बांध से 20 किलोमीटर दक्षिण में। तो पंचेत हिल डैम इज 20 किलोमीटर फ्रॉम मैथोन डैम ऑन दामोदर रिवर। कौन सी नदी पे? दामोदर पे है। इडुक्की बांध परियोजना का निर्माण केरल राज्य में परियर नदी पर किया गया है। और यह बांध एशिया का सबसे बड़ा आर्क बांध है ना। दिस डैम इज लार्जेस्ट आर्क डैम इन एशिया। इडुक्की डैम की बात कर रहा है जो कि केरल में परियर रिवर पे है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना ये कृष्णा नदी पर बनाई गई है। तेलुगु गंगा परियोजना जो है महाराष्ट्र तमिलनाडु आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्य की संयुक्त परियोजना है। और कृष्णा नदी से जल प्राप्ति या जल पूर्ति प्राप्त करने वाली इस परियोजना से तमिलनाडु के चेन्नई नगर को पेयजल प्रदान किया जाता है।
तेलुगु गंगा परियोजना आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। मेतूर परियोजना की बात करें तमिलनाडु में कावेरी नदी पे है। मेतूर प्रोजेक्ट इज ऑन द कावेरी रिवर इन तमिलनाडु। और मयूराक्षी परियोजना की बात करें, मयूराक्षी परियोजना से पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों राज्य लाभान्वित होते हैं। और इस परियोजना के तहत झारखंड में मयूराक्षी नदी पर ही कनाडा बांध निर्मित किया गया है। वहीं शिव समुद्रम परियोजना की बात करें, कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है और इसकी स्थापना 1902 में हुई थी। टेहरी परियोजना भागीरथी और भील गंगना जो नदियां हैं उनके संगम के समीप उत्तराखंड राज्य में टेहरी पे स्थित है। फिर कल्पंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें, कल्पंग जल विद्युत परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, बेहद इंपॉर्टेंट। रिहंद परियोजना गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर है, ठीक है। और वहीं उकाई गुजरात राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। ताप्ती नदी पर यह परियोजना है उकाई, ठीक है। और भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम जो है 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग तथा सिद्राबाग में हुई थी, ठीक है। यानी हाइड्रो पावर प्लांट वॉज फर्स्ट स्टैब्लिश इन इंडिया 1897 AD बाय वेस्ट बंगाल, ठीक है। और कोयना परियोजना ये कोयना नदी पर निर्मित है जो कि महाराष्ट्र में है। तवा परियोजना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है, तवा नदी पर निर्मित की गई है। और तवा जल संग्रहण क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी तवा प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द तवा रिवर इन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP। सतपुड़ा नेशनल पार्क एंड बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है? तवा वाटर स्टोरेज एरिया में। फिर मेजा बांध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर निर्मित है। मेजा बांध का है राजस्थान के भीलवाड़ा में कोठारी नदी पे। कोठारी बनास नदी की सहायक नदी भी है, तो ये भी याद रखना। मेजा डैम इज बिल्ट ऑन द कोठारी रिवर इन भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान एंड कोठारी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बनास रिवर। तो ये फैक्ट पूछा जा सकता है आपसे, कोठारी किसकी ट्रिब्यूटरी है? बनास की। RO में इस तरह की रिवर पूछ लेता है। तुलबुल और नौवहन परियोजना की स्थापना की बात करें तो ये मुख्यतः जम्मू कश्मीर राज्य में झेलम नदी पर निर्मित की गई है। और बागीलहार जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य के डोडा जिले में चेनाब नदी पे है। बागीलहार कहाँ है? चेनाब नदी पे। और तुलबुल परियोजना की बात करें तो ये झेलम नदी पे, दोनों में अंतर है, ठीक है। तुलबुल परियोजना की बात करें झेलम रिवर, बागीलहार की बात करें चेनाब रिवर। और इसके बाद बात करते हैं दमन गंगा सिंचाई परियोजना जो कि वलसाड जिला दक्षिण गुजरात में वापी से 30 किलोमीटर दूर दमन गंगा नदी पर है। गिरना सिंचाई परियोजना की बात करें महाराष्ट्र के जो जलगांव जिला है उसमें गिरना नदी पर है। पंबा सिंचाई परियोजना पंबा नदी पर केरल के जो पट्टाना मित्था जो जिला पड़ेगा वहाँ पड़ेगा, ठीक है। नाम याद रखना, पट्टानाम थिट्टा। कौन सी परियोजना? पंबा सिंचाई परियोजना, पंबा नदी केरल, ठीक है। और सुइल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में सुइल नदी पर स्थित है। और सुइल रावी की सहायक नदी है। सुइल किसकी सहायक नदी है? रावी की। फिर बात आती है दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पे है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ है? चिनाब रिवर के किश्तवाड़ में, ठीक है। ललितपुर में बेतवा नदी पर स्थित राजघाट बांध परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से भी जानते हैं। किसको? राजघाट बांध जो कि ललितपुर में बेतवा नदी पे है। करजन बांध की बात करें, करजन नदी पे है, नर्मदा जिला गुजरात राज्य में राजपीपला के पास, ठीक है। करजन बांध नर्मदा जिला गुजरात। और फिर उसके बाद तिलैया बांध की बात करें, तिलैया डैम की बात करें जो कि बराकर नदी पे तिलैया डैम झारखंड में पड़ेगा। किसाऊ बांध यमुना की सहायक नदी जो है टोंस उस पर स्थित है किसाऊ बांध। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य फरवरी 1996 में हुई है, महाकाली ट्रीटी। और कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खंबात की खाड़ी गुजरात के पार एक बांध बनाने की योजना है जिससे ज्वरीय शक्ति उत्पन्न की जाएगी। कौन सी? कल्पसर प्रोजेक्ट। फिर माही बजाज सागर डैम या माही बजाज सागर बांध माही नदी के पार एक बांध है। यह राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है और यह बांध राजस्थान का सबसे लंबा और दूसरा बड़ा बांध है। और पापनाशम परियोजना की बात करें अगर, पापनाशम प्रोजेक्ट यह तमिलनाडु राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। और लगभग 400 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली का विकास हुआ था जिसे कूल कहते हैं, ठीक है। अब प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं जैसे मध्य गंगा नहर, गंगा जो है उसका नाम है उत्तर प्रदेश में। रामगंगा नदी यूपी। शारदा परियोजना शारदा नदी उत्तर प्रदेश। रिहंद में है उत्तर प्रदेश। माता टीला परियोजना बेतवा नदी यूपी MP में आ जाती है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पे है, बिहार यूपी MP लाभान्वित है। गंडक नदी पे ही है, बिहार यूपी लाभान्वित है। तवा परियोजना तवा नदी पे है, MP लाभान्वित है। फिर गंगा सागर परियोजना की बात करें चंबल नदी पे है MP में। और मिनी माता बांगो हसदेव परियोजना
हसदेव बांगो नदी छत्तीसगढ़। बरगी परियोजना बरगी नदी एमपी। हसदेव बांगो परियोजना हसदेव छत्तीसगढ़। ब्यास परियोजना की बात करें, ब्यास नदी हरियाणा पंजाब राजस्थान। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पंजाब हिमाचल हरियाणा राजस्थान। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल। और दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पश्चिम बंगाल झारखंड। फरक्का परियोजना गंगा भागीरथी पश्चिम बंगाल। फिर गिरना परियोजना की बात करें तो गिरना परियोजना महाराष्ट्र में पड़ेगी, गिरना नदी। हिडकल परियोजना घाटपुरबा नदी पे है, कर्नाटक। हीराकुंड बच्चे बच्चे को पता, महानदी उड़ीसा। इडुकी परियोजना परियर नदी केरल। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पे है, राजस्थान पंजाब हरियाणा। और जयकवाड़ी परियोजना की बात करें, गोदावरी नदी महाराष्ट्र। ककरापारा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात। कंसावती परियोजना कंसावती नदी पश्चिम बंगाल। कोलबान परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश। कोसी परियोजना की बात करें, कोसी नदी बिहार और नेपाल। उसके बाद कोयना परियोजना आती, कोयना नदी महाराष्ट्र में। कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी कर्नाटक में आ जाएगी। कुंडा परियोजना की बात करें, कुंडा नदी तमिलनाडु। महानदी डेल्टा परियोजना महानदी उड़ीसा। मंडी परियोजना ब्यास नदी पे है, हिमाचल प्रदेश। मयूराची परियोजना मयूराची पश्चिम बंगाल। मचकुंड परियोजना मचकुंड उड़ीसा आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी एमपी गुजरात। और नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश। और फिर पनामा परियोजना की बात करें, पनामा नदी गुजरात। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात। पंचेत परियोजना दामोदर नदी झारखंड पश्चिम बंगाल। पोंग परियोजना ब्यास नदी पंजाब। और पूचमपात परियोजना गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी महाराष्ट्र। अपर पेगंगा परियोजना पेनगंगा महाराष्ट्र। भीमा परियोजना पवना नदी महाराष्ट्र। नागपुर विद्युत परियोजना कोराडी नदी महाराष्ट्र। रणजीत सागर परियोजना रावी नदी पंजाब। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा एमपी महाराष्ट्र राजस्थान। तो ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट है सब इसमें आपको बता दिए। कुछ और हैं दो चार, वो भी देख लो, जैसे सरहिंद परियोजना सतलज नदी पे बना हुआ पंजाब में सरहिंद परियोजना। शरावती परियोजना की बात करें, शरावती नदी कर्नाटक में। शिव समुद्रम सुना होगा, कावेरी नदी कर्नाटक। घाटपुरबा नदी कर्नाटक। भद्रा भद्रा नदी कर्नाटक। मालपुरबा नदी कर्नाटक। आसान है काफ़ी। टेहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड। तिलैया बांध बराकर नदी झारखंड। तुलबुल परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर में है, पूछी जा सकती है इस बार, काफ़ी न्यूज़ में जम्मू कश्मीर रहा है। सतलज परियोजना जो है चेनाब नदी जम्मू कश्मीर। सतलज परियोजना को सतलज नदी ना कर देना आप। तुलबुल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, झेलम नदी जम्मू कश्मीर। सलाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सलाल परियोजना चेनाब नदी पे है जम्मू कश्मीर। उरी विद्युत परियोजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, झेलम जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जरूर याद रखना इस बार। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश कर्नाटक। उमियाम परियोजना उमियाम नदी शिलोंग मेघालय। व्यास परियोजना व्यास नदी राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश। राजस्थान नहर परियोजना सतलज ब्यास रावी नदी राजस्थान पंजाब हरियाणा। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी राजस्थान। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी राजस्थान। चंबल परियोजना चंबल नदी राजस्थान एमपी। और कलिंगपोंग परियोजना तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल। कलपोंग जल विद्युत परियोजना की बात करें, कलपोंग नदी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, बस इतने आपको ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स याद रखने हैं। ये डैम्स हैं या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये आपके एग्जाम में मिलान करने को आ सकते हैं। तो यहीं पे करते हैं इसकी समाप्ति। कल से वीडियो हमारा शुरू होगा मिनरल्स, खनिज और टाइप ऑफ रिसोर्सेज। जिससे सवाल निश्चित ही 100% मिनरल से सवाल जरूर आता है, चाहे इंडिया के टर्म्स में हो चाहे वर्ल्ड के टर्म्स में हो, दोनों ही देखेंगे हम लोग एक एक करके।